गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग एक नए यूनिट को शुरू करते हैं और वो होगा आपका यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो लिखिएगा यूनिट 2। तो सॉल्यूशन कहते हैं जिसका हिंदी होता है घोल या विलयन। तो सॉल्यूशन घोल या विलयन। अब देखिए घोल होता क्या, कहते हैं जब दो या दो से अधिक अवयव को आपस में मिला के एक मिश्रण बनाते हैं, इसी मिश्रण को हम लोग घोल कहते हैं। क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक अवयव को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं, इसी मिश्रण को हम लोग घोल। और इस यूनिट में हम लोगों को जो पढ़ना है वैसे घोल को पढ़ना है जिसका दो अवयव होता है। हम लोग को वैसे घोल को पढ़ना है जिसका केवल दो अवयव होता है, मतलब बाइनरी घोल, द्विअंगी घोल के बारे में पढ़ना। और इसमें हम लोग मेन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। कहते जब दो या दो से अधिक अवयव को आपस में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तो इस मिश्रण को घोल कहते हैं। इस मिश्रण को घोल कहते हैं। हम लोगों को द्विअंगी बाइनरी, हम लोगों को द्विअंगी बाइनरी घोल का अध्ययन करना, बाइनरी घोल का अध्ययन करना, उस घोल को बाइनरी घोल, उस घोल को बाइनरी घोल कहते हैं जिसका दो अवयव घुल्य एवं घोल होता है। तो उस घोल को बाइनरी घोल कहते हैं जिसका दो अवयव घुल्य एवं घोलक होता है। इस यूनिट में हम लोगों को निम्न 3 टॉपिक्स का अध्ययन करना। तो इस यूनिट में हम लोगों को निम्न 3 टॉपिक्स का अध्ययन करना।
तो 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। नंबर ए लिखिए, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। बी लिखो सॉल्यूशन। सी लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। इस 3 की बात हम लोग करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट, सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 3 पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट, सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइए नंबर 1 को देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट, तो इस बेसिक कंसेप्ट की बात हम लोग करते हैं। देखते हैं क्या पढ़ना। तो बेसिक कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट में कहते हैं एक एलिमेंट, जिसको आप तत्व कहते हैं। ये जो एलिमेंट होता है, तत्व होते हैं, ये तत्व जो होते हैं ये परमाणु के बने होते हैं। परमाणु के बने होते हैं, और परमाणु के बने होते इसीलिए इसका होता है परमाणु भार। परमाणु भार होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक वेट शॉर्ट में लिखते हैं एटमी। तो तत्व का क्या होगा? परमाणु भार होता है। परमाणु के बने होते इसलिए परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जैसे देखिए, ये सोडियम आप लेते हैं, जानते होंगे सोडियम का एटॉमिक वेट होता है ये 23 होता है। 23 AMU कहते हैं। सल्फर होता है, आप जानते होंगे 32 AMU होता है। ऑक्सीजन है ये 16 AMU होता है। कैल्शियम है, आप जानते होंगे 40 AMU होता है। तो इस तरह से देखिए, यह है एटॉमिक वेट। तो ये एटॉमिक वेट है, यह आपका एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट एलिमेंट जो होते, तत्व जो होते उसके परमाणु के बने होते इसलिए परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट कहते हैं। इस तरह से एटॉमिक वेट जो है इसको याद करना पड़ता है। एटॉमिक वेट जो है याद करना पड़ता है। तो एटॉमिक वेट आप बुक से हो, चार्ट से हो, पीरियोडिक टेबल से हो, एटॉमिक वेट को आप याद कर। तो ये एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट को देखिए जब हम लोग ग्राम में बोल देते हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 मोल हो जाता है। देखिए ये तत्व का ग्राम एटॉमिक वेट जो होते हैं, तत्व का ग्राम एटॉमिक वेट वो 1 मोल हो जाता है। तो कोई भी तत्व लेंगे उसका ग्राम एटॉमिक वेट लेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 1 मोल हो जाएगा। तत्व का ग्राम एटॉमिक वेट वो 1 मोल हो जाता है। जैसे देखो हम लोग कहते हैं, अभी बताए थे ऑक्सीजन लेते हैं ये 16 होता है, 16 इसमें ग्राम लगा दीजिए तो ये आपका 1 मोल हो जाए, 1 मोल हो जाए। अभी बता रहे थे कैल्शियम 40 होता, ग्राम लगा दीजिए तो 1 मोल हो जाए। अब देखो 1 मोल अगर आपको मिल गया
तो 1 मोल मिल गया, तब कुछ भी देंगे हम मोल बता सकते हैं। जैसे सोचो ऑक्सीजन है 16 ग्राम, आपको हम 32 ग्राम दे दिए तो देखिए 2 मोल हो जाए। कैल्शियम जैसे है, देखिए आपको 40 ग्राम हुआ 1 मोल, अगर हम 80 ग्राम दे दें तो कहिएगा सर 2 मोल हो गया। तो इस तरह से देखिए अब तत्व का कहीं भी आप मोल निकाल सकते हैं। तो तत्व के मोल को जैसे अगर कहें हम आपको क्वेश्चन लिखें कि 80 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल, तो 80 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल, तो देखो ये मोल आप निकाल सकते हैं। आप मोल निकालेंगे 80 ग्राम बटे कैल्शियम का देखो कितना होता 40, तो 40 दूना 80, देखिए ये 2 मोल निकल गया। तो इस तरह से जिस तरह से हम कैल्शियम का निकाले, आप किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। कोई भी तत्व आपको दे देगा, उसका मोल आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि Na के 46 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो देखो कहता है Na के 46 ग्राम में कितने मोल होंगे। तब देखो ये Na है, Na का 23 होता है, तो 23 ग्राम बराबर हो गया 1 मोल। तो अब सोचिए 46 ग्राम है, तो 23 ग्राम जब 1 मोल हुआ तो 46 ग्राम कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। 23 ग्राम जब 1 मोल हुआ तो 46 ग्राम 2 मोल हो जाएगा। अब निकालेंगे मोल, कितना दिया जी 46 ग्राम बटे क्या दिए 23 ग्राम, तो 23 दूना 46। देखो इस तरह से 2 मोल निकल गए, ये 2 मोल हो गया। इसी तरह से कोई भी तत्व देगा, उस तत्व में आप मोल की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी तत्व देगा तो उसमें हम लोग मोल की संख्या अब कैलकुलेट करने में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। यह था तत्व में। अब देखिए कंपाउंड में चलिए, कंपाउंड में चलिए। अब देखिए कंपाउंड हिंदी कहते यौगिक। यौगिक जो होते हैं अणु के बने होते हैं। यौगिक क्या है, तो अणु के बने होते हैं, अणु के बने होते, इसीलिए इसका देखो क्या आता है अनुभार। तो देखिए तत्व का परमाणु भार होता, लेकिन यौगिक का अनुभार होता। अनुभार का तो मोलेकुलर वेट, जिसको शॉर्ट में लिखते इस तरह से मोलेकुलर वेट। अब देखिए कोई भी यौगिक होगा, क्योंकि वो अणु के बने तो इसलिए अनुभार होता। अनुभार तब अनुभार निकालिएगा, जैसे CaCO3, तो CaCO3। अब देखो कैल्शियम जो होते हैं, आप जानते हैं ये कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता। तो 16 होता तो देखो कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन 16, 3 गो है, ये 48। तो जोड़िए इस तरह से कितना हो जाएगा 100 AMU हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कोई भी है, तो यही हो गया क्या मोलेकुलर वेट। ये हो गया आपका मोलेकुलर वेट हो गया। तो इस तरह से देखिए किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर वेट निकालिए, मोलेकुलर वेट निकालना पड़ेगा। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 हमको मोलेकुलर वेट निकालना है, तो जानते होंगे आप हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ये ऑक्सीजन अभी बताए 16 होता है।
तब देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ये 64 हो गया, तो जोड़िए 4 2 6 कितना हो गया, ये 98 हो। इस तरह से देखिए किसी का भी मोलेकुलर वेट आप निकाल सकते हैं, कोई भी है मोलेकुलर वेट Na2CO3। अब देखिए अभी बता रहे थे सोडियम जो होता है इसका 23 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो देखो 23 2 गो है तो कितना हो गया, 46 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 48 हो गया, देखो 106 होता है। तो इस तरह से आप निकालते हैं मोलेकुलर वेट। तो इस तरह से क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट निकाल लेंगे, ये मोलेकुलर वेट की बात हो जाएगी। और मोलेकुलर वेट तब फिर कहेंगे हम लोग कि यौगिक का ग्राम मोलेकुलर वेट जो होता है ये 1 मोल होता है। अब देखिए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि यौगिक का ग्राम मोलेकुलर वेट जो होगा वो 1 मोल हो जाए। तो कोई भी यौगिक है उसका ग्राम मोलेकुलर वेट वो आपका 1 मोल हो जाएगा। यौगिक का ग्राम मोलेकुलर वेट 1 मोल। जैसे देखो अभी हम लोग CaCO3 का देखें, CaCO3 का देखे 100 आता है, 100 ग्राम जब ले लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। अब देखो 100 ग्राम हो गया 1 मोल और 100 ग्राम 1 मोल हो गया। तब बोलिए हमको जैसे H2SO4 है, अभी निकाले थे 98 ग्राम, तो ये 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। Na2CO3 निकाले थे 106 ग्राम, ये 1 मोल हो जाएगा। अब सोचो 1 मोल अगर हम जान रहे हैं तो अब CaCO3 का 100 ग्राम हुआ 1 मोल, तो बोलिए 500 ग्राम दे देगा। तो अगर दे देता आपको CaCO3 के 500 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 500 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो देखो ये अब निकल जाएगा। मोल कितना दिए जी, 500 ग्राम बटे क्या हो जाएगा 100 ग्राम, तो देखो निकल गया 5 मोल। तो इस तरह से देखिए कोई भी यौगिक है, इतनी बात आप जान रहे हैं, सीख गए कि उसका जो ग्राम कर देते हैं तो वो 1 मोल हो जाता है। तो 1 मोल हो जाता तब कितना में भी पूछेगा, आराम से आप मोल कह दीजिए। तो इस तरह से देखिए तत्व का भी मोल निकाल लीजिएगा, यौगिक का भी मोल निकाल लीजिएगा। तो मोल निकालने में परेशानी नहीं होगी, जितना ग्राम देगा अगर तत्व रहेगा तो परमाणु भार से भाग दे दीजिए, यौगिक रहेगा तो अनुभार से भाग दे दीजिए। इस तरह से मोल की गणना आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए होता है एवोगाड्रो नंबर। आप जानते हैं एवोगाड्रोज नंबर, और ये जो एवोगाड्रो नंबर होता है इसको डिनोट करते हैं Na से। एवोगाड्रो नंबर डिनोट करते हैं Na से, और इसका मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। और ये देखिए कितना होता है, तो 1 मोल होता है। तो एवोगाड्रो नंबर जो होते हैं आपके, एवोगाड्रो नंबर जो होता है आपका, एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो नंबर Na 6.022 गुना 10⁻23 जो कितना होता है 1 मोल होता है। तो इस तरह से देखिए 1 मोल होता है। इसी तरह देखिए होता है, कहते हैं GMV
GMV होता ग्राम मोलर वॉल्यूम, तो ग्राम मोलर वॉल्यूम होता है। GMV होता ग्राम मोलर वॉल्यूम, तो ग्राम मोलर वॉल्यूम होता है, एक होता देखो जानते होंगे आप STP या NTP पर गैस के 1 मोल का आयतन, जानते होंगे सभी बच्चे 22.4 लीटर होता है। तो STP या NTP पर गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। तो याद रखिएगा STP या NTP पर गैस के 1 मोल का आयतन होता है, ये पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, 22.4 लीटर। कहिएगा सर ये, इसका फुल फॉर्म होता नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो याद रखना है STP या NTP पर गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो 1 मोल का आयतन हो गया 22.4 लीटर। तब सोचिए हमको कितना भी देगा, 22.4 लीटर हुआ 1 मोल, तो 44.8 लीटर दे देगा, तो 2 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप मोल की गणना कर सकते हैं। तब तो रहे, यौगिक रहे, STP पर रहे, तो सब में मोल निकाल सकते हैं। तो ये मोल की बात हम लोग कर लिए। तो मोल हो गया, उसके बाद चलो लिखिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कहते तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, EQ वेट कहते हैं और शॉर्ट में डिनोट करते हैं E से। इक्विवेलेंट वेट हिंदी हो गया तुल्यांकी भार, शॉर्ट में EQ वेट लिखते हैं, E से डिनोट करते हैं। आपको जरूरत होगा जब नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ने लगेंगे तो उस नॉर्मेलिटी में और यूनिट 3 में भी आपको इस इक्विवेलेंट वेट का जरूरत पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट मेन हम लोग को निकालना है कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। तो देखिए ये इक्विवेलेंट वेट की बात हम लोग करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। तो चलो निकालते हैं हम लोग। तो 1 में लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालिए, तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ये इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का निकालना है। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। तो देखिए इससे इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। तो E बराबर होता है A/B, जो यूनिट 3 में भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी, E बराबर A/B। अब देखिए ये अगर जान गया तब कोई किसी का भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट हो गया एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। अब मान लो हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का तो क्या जानते हैं एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27। अब वैलेंसी देखो परमाणु संख्या 13, तो कहते 2 8 10 3 13।
2 8 10 3 13। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताएं 3 होता है तो वैलेंसी भी 3 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हुआ तो वैलेंसी भी 3 होगा। तो वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 कितना हो गया जी? 9 निकल गया। तो इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का निकल गया 9। इसी तरह मान लो इक्विवेलेंट वेट हमको मैग्नीशियम का निकालना। तो मैग्नीशियम का आप जानते हैं एटॉमिक वेट 24 होता है। 24 बटे देखो ये मैग्नीशियम 12 होता है। तो 2 8 10 2 12। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहता है तो वैलेंसी भी 2 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी भी 2। तो वैलेंसी कितना निकल गया? 2। तो देखो कितना हो गया? 12 हो गया। तो इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लिए किसका? इक्विवेलेंट वेट हम लोग इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का निकाल। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट मान लो आपको ऑक्सीजन का निकाल। तो 16 बटा ऑक्सीजन जानते हैं 8 होता है। 8 का लिखते 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 6। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 6 होता है तो आपको सिखा है वैलेंसी जो है 2 होता है। क्योंकि 8 पूरा करने के लिए केवल 2 चाहिए तो 2 होगा। तो 16 बटा 2 कितना हो गया? 8। ये 8 हो गया। तो इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट निकल गया। इसी तरह देखो इक्विवेलेंट वेट हम क्लोरीन का निकालेंगे। क्लोरीन 17 होता है। 2 8 10 7 17। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ 7 हुआ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो वैलेंसी क्लोरीन होता आप जानते होंगे 35.5 बटे 1। तो देखो 35.5। तो इस तरह से देखिए कोई भी तत्व है तो किसी भी तत्व का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं जिसका कंसेप्ट हम दिए एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी इस कंसेप्ट से आप किसी भी तत्व का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ये रहा तत्व का इक्विवेलेंट वेट। अब नंबर 2 लिखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। अब कोई भी आयन है उस आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन तो आप ले लेंगे आयनिक वेट। आयनिक वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। तो इक्विवेलेंट वेट आयन का निकालना क्या करना है? आयनिक वेट बटे नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। देखिए ये नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। बस इसी सूत्र से कोई भी आयन का किसी भी आयन का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो देखो अब उदाहरण कहते हैं जैसे हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट CO3 माइनस इसका निकालना। तो पहले क्या लेंगे? आयनिक वेट लेंगे। अब आयनिक वेट लीजिए पहले। तो देखो क्या है CO3 माइनस। तो कार्बन का 12 हो ऑक्सीजन 16 48। तो 48 12 कितना हो गया? 48 12 60 हो गया। अब बहुत बच्चे को लगता है ये माइनस है उसका क्या होगा सर? तो जानिए माइनस और प्लस के कारण उसके भार पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए कि माइनस और प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है। इसीलिए भार जो होगा यही 60 होगा। इस -2 के कारण कोई असर नहीं होगा। तो देखो कितना हो गया ये 60 बटे क्या को माइनस है 2 माइनस है 2 से भाग दे दी। तो देखो 30 निकल गया। इसी तरह देखो इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे NH4 प्लस का निकालेंगे। देखो 14 4 ये 18 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 18 हो गया। तो इस तरह से देखिए किसी भी आयन जिस भी आयन का कहेगा आप इक्विवेलेंट वेट आयन का भी निकाल सकते हैं। तो यह आयन का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। तो आयन हो गया। और नंबर 3 लिखिए
इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब देखिए किसी भी एसिड का निकालते इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालते हैं। तो देखिए इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसमें हमको जरूरत होगा बेसिसिटी का। तो देखो इक्विवेलेंट वेट हमको किसका बताना है जी, एसिड का। तो एसिड का बताना है तो देखिए क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट ले लेंगे। मोलेकुलर वेट अभी हम सिखाए आपको, मोलेकुलर वेट बटा करते बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी करते भाष्यमीयता। तो बेसिसिटी होता है भाष्यमीयता। तो एसिड का इसी तरह से निकाले, मोलेकुलर वेट बटे बेसिसिटी। तो मोलेकुलर वेट बटे बेसिसिटी कर देंगे, तो मोलेकुलर वेट बटे बेसिसिटी कर देंगे, निकल जाए। अब देखो जैसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट वेट HNO3, तो HNO3 तो मोलेकुलर वेट देखिए हाइड्रोजन का ये, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48 बटे बेसिसिटी का ये। तो बेसिसिटी जो होता है किसी भी एसिड से जितना हाइड्रोजन हट सकता है वही बेसिसिटी होता है। तो किसी भी एसिड के मोलेक्यूल से जितना हाइड्रोजन एटम हट सकता है वही बेसिसिटी होता है। तो यहाँ देखो एक है ये, एक ही हट सकता है, इसीलिए एक हो गया। तो बेसिसिटी एक हो गया। तब देखो ये 63 होगा आपका, 63 बटे 1 कितना हो गया, 63। तो इस तरह से कोई भी एसिड है, जैसे इक्विवेलेंट वेट H2SO4। अब देखिए मोलेकुलर वेट लीजिएगा 2 + 32 + 64 बटे, इसका बेसिसिटी देखिएगा 2 होता है, बेसिसिटी 2 होता है। कैसे होता है 2, तो देखो ये H2SO4 होता है HOSOH, ये रचना होता है H2SO4 का, और ये रचना होता है। तो देखो वो हाइड्रोजन हटने वाले होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा रहता है वो हटने वाले होते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ देखो ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इसीलिए बेसिसिटी इसका हुआ, बेसिसिटी जो इसका हुआ वो 2 हुआ, और बेसिसिटी 2 हुआ तो 2 से हम लोग भाग, अब जोड़िए उसको पूरे का 98 बटे 2, और 98 बटे 2 देखो कितना हो गया, 49 हो गया। तो इस तरह से देखिए कोई भी एसिड होगा तो इस सूत्र को लेके आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट आप एसिड का निकालेंगे। अब चलो नंबर 4 लिखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड साल्ट। इक्विवेलेंट वेट हमको बेस का निकालना है और साल्ट का निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट बेस का निकालना और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो देखो पहचानिएगा, ये साल्ट जो होगा इसमें OH- H+ नहीं रहेगा। अगर ऐसा देखिए OH- नहीं है या H+ नहीं है तो समझ जाइएगा वो साल्ट होगा। और ये जो बेस है इस बेस में OH- रहेगा, तो OH- रहेगा, समझ जाइएगा वो बेस है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं इस बेस को और इस साल्ट को, और पहचान लेंगे तो अब इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना। तो देखो इक्विवेलेंट वेट अब हमको निकालना है बेस का और साल्ट का, इस दोनों में से किसी का भी निकालना रहेगा।
बेस का निकालना हो, साल्ट का निकालना हो, तो क्या कीजिएगा, मोलेकुलर वेट ले लीजिए, बट उस बेस या साल्ट में, उस बेस या साल्ट में जो मेटल एटम रहेगा, तो मेटल एटम की संख्या, मेटल एटम की संख्या गुना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये जरूरत हो तो टेक्निकल सूत्र है, बेस का निकालना हो या साल्ट का निकालना हो, तो बेस या साल्ट किसी का निकालना है तो मोलेकुलर वेट ले लीजिएगा और उसमें भाग दे दीजिएगा मेटल एटम की संख्या और दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ये जब करेंगे आप तो इक्विवेलेंट वेट आपको निकल जाएगा, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा और साल्ट का निकल जाएगा। इस दोनों का इक्विवेलेंट वेट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये बेस और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट आप इस तरह से पता कर सकते हैं। जैसे देखो कुछ उदाहरण हम लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते NaOH, तो देखो ये OH है, मतलब ये आपका बेस है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना और इक्विवेलेंट वेट निकालना, चूंकि बेस है ये, तो देखो क्या बोले मोलेकुलर वेट। अब मोलेकुलर वेट देखो सोडियम का 23 होता, ऑक्सीजन का 16 होता, हाइड्रोजन का 1 होता। फिर देखो क्या बोले हैं मेटल एटम की संख्या, तो देखो मेटल इसमें सोडियम है, बोले जिसके नाम के अंत में ईयम रहता वो मेटल होता, तो ये सोडियम, और देखो सोडियम क्या है 1 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम आपको बताए कि ये OH माइनस होता, इसका -1 होता और इसका -1 होता है, तो 0 करने के लिए इसको +1 हो तो 1 हो गया। तो इस तरह से जोड़िए वो 40 पूरे 40/1, तो देखो कितना हो गया 40 हो गया। तो इस तरह से NaOH का इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लिए। तो ये देखिए इक्विवेलेंट वेट हो गया NaOH का इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट आप CaOH होल 2 का निकाल सकते हैं, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो कैल्शियम का 40 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, बट मेटल कैल्शियम है 1 गो है तो 1, और लेकिन इसका ऑक्सीजन -1 गुना -2 +2, तो इस तरह से देखो कितना हो गया 2 1 2 2 4 हो गया, 2 2 4 4 3 7 74 हो गया, 74/2 हो गया, और 74/2 हो गया, तो देखो हो गया कितना आपका 37 हो। तो इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट जैसे NaCl ये लवण है और लवण है निकाली, तो ये देखो बेस है, क्यों बेस है तो OH है, ये देखो साल्ट है, तो 9 तो H प्लस है 9 OH माइनस है 60, तो सोडियम का आप जानते 23, क्लोरीन हो गया 35.5, बट मेटल इसमें देखो सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो देखो ये 58.5/1, तो 58.5। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट आप CaCO3 का निकाल सकते हैं। ये देखो 40 + 12 + 48 बटे हो गया 1 × 2, तो देखो 100 आएगा, 100/2 तो 50। इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं किसी भी बेस का, किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, और इस तरह से इक्विवेलेंट वेट आप कर सकते हैं।
तो इक्विवेलेंट वेट जैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपको Na2CO3, Na2CO3 का देखो ये मोलेकुलर वेट निकालो 106 आ जाए, और सोडियम देखो 2 है, 2 है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 है। तो इस तरह से देखो 53 हो जाए। तो इस तरह से देखिए किसी का भी इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने की बात हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट तो लिखिएगा निम्न इक्विवेलेंट वेट को याद रखें। निम्न इक्विवेलेंट वेट को याद रखें। तो याद रखिएगा, ये एल्युमिनियम जो है बताए थे अभी 9 होता, मैग्नीशियम 12 होता, ऑक्सीजन 8 होता, ये H2SO4 49 होता, HNO3 63 होता, HNO3 63 होता, NaOH 40 होता, NaOH का 40 होता, CaCO3 50 होता, Na2CO3 53। इस तरह से कम कितनों का इक्विवेलेंट वेट आप याद रखें। ऐसे हम डिटेल्स आपको बता भी दिए थे, निकलता कैसे, निकालने का भी विधि बता दी। ऐसे इतना को याद भी आप रखिए। तो इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट की बात हम लोग कर दी, इक्विवेलेंट वेट की बात कर दी। तब देखिए इक्विवेलेंट वेट जब सीख गए तब जानिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये एक इक्विवेलेंट। अब ये हाईलाइटेड बात हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वो एक इक्विवेलेंट होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक इक्विवेलेंट वेट होता है। जैसे देखो अभी पढ़े आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़े थे 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पढ़े थे 49, और इसमें ग्राम लगा दीजिए तो देखो ये एक इक्विवेलेंट होगी और एक इक्विवेलेंट होगी। इसी तरह देखो अभी CaCO3 का पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट कितना था जी, तो 50 था। इसमें ग्राम लगा दीजिए ये एक इक्विवेलेंट हो, और एक इक्विवेलेंट हो गया, और एक इक्विवेलेंट हो गया। तब देखो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या कीजिएगा, वेट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेगा। जैसे देखिए ना 50 ग्राम हुआ एक इक्विवेलेंट, तो 150 ग्राम में कितना 3 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट से आप भाग दे दीजिएगा। इस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो देखिए अगर आपको अब देता है, जैसे देता है 27 ग्राम एल्युमिनियम, और पूछ रहा हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो देखो कितना है 27 बटे इक्विवेलेंट वेट इसका 9 होता। तो देखिए कितना होगा 3 इक्विवेलेंट। तो
तो इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 150 ग्राम आपको CaCO3 दे दिया और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमको निकालना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना दिया 150, बट इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था 50, तो देखो 3 इक्विवेलेंट होगी। इसी तरह मान लो 80 ग्राम NaOH दिया, पूछ रहा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो कितना दिया 80 बटे इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 40, तो देखो 2 इक्विवेलेंट। इस तरह से देखिए आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट अगर जान गए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं कैसे, तो जितना भार देगा उसमें इक्विवेलेंट वेट से आप भाग दे दीजिएगा, और इक्विवेलेंट वेट से भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इस तरह से देखिए इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे, तो इतना काम आपको इक्विवेलेंट वेट में करना है, और ये इक्विवेलेंट वेट के लिए काम जब कर लेंगे, कर लिए हम लोग, तो देखिएगा नॉर्मेलिटी में जब जाएंगे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मेलिटी फटाक काम हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना को आप तब तक पढ़िए, पुनः हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।